नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मीणा। दृष्टि जीके ट्रिक्स क्लासेज जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। तो आइए अपन टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश दो शब्दों से मिलकर बना है, गुर्जर और प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। गुर्जर यानी गुजरात से संबंधित है। गुर्जर गुजरात से संबंधित है, जो कि एक क्षेत्र का प्रतीक है। और ये जो गुर्जर क्षेत्र है, उस कालखंड में यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के राजपूताना के मध्य भाग को, जो आज वर्तमान में मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर, मंडोर, नागौर, उसके साथ ही गुजरात वाला भाग, वो भी गुजरात क्षेत्र कहलाता था। हालांकि उस समय गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से पुकारा जाता था, सौराष्ट्र के नाम से। तो मुख्य रूप से मारवाड़ का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र ही गुजरात कहलाता है। गुजरात से संबंधित होने के कारण ये गुर्जर कहलाई। गुजरात से संबंधित होने के कारण ये गुर्जर कहलाई। फिर से बता दूं, गुर्जर, ये गुर्जर गुजरात से संबंधित है। गुजरात किसे कहेंगे? गुजरात किसे कहेंगे? यानी गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। इस वंश के द्वारा उस क्षेत्र में राज किया गया है। ये वंश उस क्षेत्र से संबंधित, यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी के कालखंड में इस वंश के द्वारा गुजरात क्षेत्र, जो वर्तमान में जोधपुर, मंडोर, नागौर आदि जगह जो गुजरात के नाम से जानी जाती थी, उससे संबंधित होने के कारण ये गुर्जर कहलाई। दूसरा शब्द है प्रतिहार। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है द्वारपाल, रक्षक, जो कि एक पद का प्रतीक है। इसका प्रतीक है, पद का प्रतीक है। यानी ये जो प्रतिहार है, प्रतिहार उसे कहेंगे, यानी राजकुल की रक्षा करने वाले, राज वंश की रक्षा करने वाले, राजतंत्र की रक्षा करने वाले, राज शासन की रक्षा करने वाले प्रतिहार कहलाते हैं, द्वारपाल कहलाते हैं, रक्षक कहलाते हैं। यानी इनके द्वारा, यानी राजतंत्र की रक्षा की गई है, प्रजातंत्र की, राजतंत्र की रक्षा की गई है, राजकुल की रक्षा की गई है, राजमहलों की द्वारपाल बनकर के रक्षा की गई है। इन रक्षा करने के कारण इन्हें प्रतिहार कहा जाता है। यानी गुजरात से संबंधित होने के कारण इनको गुर्जर, और द्वारपाल का काम करने या रक्षक का काम करने के कारण इनको प्रतिहार कहा गया है। अब इसको थोड़ा आगे डिटेल्स में देखते हैं। इस कालखंड में 6वीं से 12वीं शताब्दी के काल में गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा शासन किया गया, उसके संबंध में क्या क्या स्रोत है, क्या क्या जानकारी प्राप्त है, उन जानकारी स्रोत का हम यहाँ थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखो इसको विस्तृत रूप से। प्रतिहार, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ है द्वारपाल, यानी रक्षक, और जो ये रक्षक है वो पद का प्रतीक है। गुजरात्रा, गुजरात्रा हर का अर्थ है गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। यानी जब राजपूताना के मध्य भूभाग, जो गुजरात के नाम से जाना जाता था, ये इन गुर्जर के द्वारा ही उस क्षेत्र को लंबे समय तक रक्षित किया गया था। उस
क्षेत्र की रक्षा की गई थी, इस वजह से ये गुजर कहलाए। यानी गुजरात का अर्थ है गुजरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। गुर्जर यानी गुजरात से संबंधित है। गुजरात जो कि एक क्षेत्र का प्रतीक है। ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है, ये गुजरात वाला भी क्षेत्र है, लेकिन गुजरात वाले क्षेत्र को उस कालखंड में यानी छठी से 12वीं शताब्दी के कालखंड में गुजरात को सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। इसलिए यह मारवाड़ क्षेत्र ही मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र कहलाता है। यानी गुजर गुजरात से संबंधित है। गुजरात जो कि क्षेत्र का प्रतीक है, यह क्षेत्र उस टाइम मारवाड़ वाला क्षेत्र, जो वर्तमान में जोधपुर, जो मंडोर है, नागौर है, ये वाला क्षेत्र गुजरात क्षेत्र, और गुजरात वाला भी कुछ हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। गुजर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार कहा जाता है। यानी उस क्षेत्र के, इस क्षेत्र के मंडोर गुजरात क्षेत्र के स्वामी होने के कारण इनको प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार कहा गया है या कहा जाता है। भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अरबों तुर्कों विदेशियों से लंबे समय तक द्वारपाल बनकर रक्षा करने के कारण गुजर प्रतिहार कहलाए। ये भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के विदेशियों से, यानी जैसे अरबों से, तुर्कों से, इनसे लंबे समय तक द्वारपाल बनकर के रक्षा करने के कारण ये गुजर प्रतिहार कहलाए। यानी एक तो ये है कि ये गुजर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण गुजर प्रतिहार कहलाए। दूसरा यह है कि ये उत्तर पश्चिमी भारत है, यानी भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उसको विदेशी आक्रमणों से लंबे समय तक डटकर इन्होंने मुकाबला किया, वहां पे इन्होंने द्वारपाल बनकर उसकी रक्षा की। इस रक्षा करने के कारण इनको गुजर प्रतिहार कहा जाता है। तीसरा है गुजरात में रहने के कारण ये गुज्जर कहलाए। गुजरात में रहने के कारण ये गुज्जर कहलाए, या गुजरात क्षेत्र से संबंधित होने के कारण ये गुज्जर कहलाए। और इसका मत है भगवान लाल इंद्रजीत का, ये मत है। गुजर प्रतिहारों को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। गुजर प्रतिहारों को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। छोटे भाई लक्ष्मण ने राम की एक द्वारपाल बनकर रक्षा की, राम की एक रक्षक के रूप में रक्षा की, इसलिए ये इसके वंशज है। और इस वंशज लक्ष्मण के वंशज होने के कारण, क्योंकि लक्ष्मण ने राम का जो सेवा की, राम की जो रक्षा की, वो द्वारपाल बनकर के की, एक रक्षक की तरह की, एक द्वारपाल की तरह की, इसलिए इसके वंशज होने के कारण ये भी गुजर प्रतिहार कहलाए। इसलिए ये भी गुजर प्रतिहार कहलाए। ये सूर्यवंशी थे। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग द्वारा उज्जैन में आयोजित हिरण्यगर्भ यज्ञ के रक्षक होने के कारण ये गुजर प्रतिहार कहलाए। यानी जो राष्ट्रकूट शासक था दंतिदुर्ग, उन्होंने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को नियुक्त किया, और नागभट्ट प्रथम ने यज्ञ की द्वारपाल बनकर के एक द्वारपाल की तरह रक्षा की, इसलिए इसको गुजर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। यानी गुजर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण, अब देखो इसके 3-4 हो गए, यानी गुजर क्षेत्र के स्वामी होने के कारण गुजरों को गुजर प्रतिहार कहा जाता है। भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की अरबों तुर्कों से लंबे समय तक द्वारपाल बनकर रक्षा करने के कारण गुजर प्रतिहार कहलाए। गुजरात में रहने के कारण ये गुजर कहलाए। गुजर प्रतिहार को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है, इसलिए ये गुजर प्रतिहार कहलाए। राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग द्वारा उज्जैन में आयोजित हिरण्यगर्भ यज्ञ के रक्षक होने के कारण ये गुजर प्रतिहार कहलाए। यानी इन सब के कारण ये गुजर प्रतिहार कहलाए। अब आगे देखो, गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक है हरिश्चंद्र।
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र। लेकिन गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, ये वंश की बात हो रही है, यहाँ पे साम्राज्य की है। साम्राज्य का संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, जबकि हरिश्चंद्र को वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक्सोलॉजी की जरूरत नहीं है, यहां तक आप वैसे याद कर लोगे। गुर्जर प्रतिहारों को क्षत्रिय, रघुवंशी, सूर्यवंशी, विदेशी, मतलब अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग है मत, लेकिन इसमें मुख्य रूप से इनको क्षत्रिय माना जाता है, रघुवंशीय माना जाता है, सूर्यवंशी माना जाता है, विदेशी माना जाता है। अब मोहनत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की शाखा की संख्या कितनी बताई? 26। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं की संख्या बताई 26। अब ये कंफ्यूज कर देते कि 26 बताई कि 36 बताई कि कितनी बताई, ये आपके हमेशा कंफ्यूज नहीं बना रहे, इसके लिए अपने पास ट्रिक्स या लॉजिक बनाया है। लॉजिक है, गुर्जर का मुंह नैण छेल छबीले, जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं या गुर्जर समाज के हैं, वो बहुत सुंदर स्मार्ट होते हैं, उनके मुंह नैन बहुत छेल छबीले होते हैं, यानी मुंह नैन छेल छबीले, तो मुंह नैन से आपको हो जाएगा मोहनौत नैन्सी, और छेल छबीले से आपका हो जाएगा ये 26। ठीक, गुर्जर का मुंह नैन, गुर्जर का मुंह नैन छेल छबीले, गुर्जर का मुंह नैन छेल छबीले, मुंह नैन, मुंह नैन से आपका मोहनत नैन से हो जाएगा, और छेल छबीले से आपका छबीली से 26 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कंफर्म याद कर लेना इसको। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं शताब्दी तक था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन है वो मुख्य रूप से 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? जो गुर्जर जाति है वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग जाति है, मजबूत जाति है, और ये कोई भी काम करती है तो उसको बिल्कुल तन्मयता से करते हैं, यानी ये जो 12 महीने काम करते हैं तो ये 6-12 महीने काम करते हैं, यानी गुर्जर 6-12 महीने कमाते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग जाति है, इतनी मजबूत जाति है, गुर्जर 6-12 महीना कमाते हैं। इसकी लॉजिक ट्रिक्स है अपने पास, गुर्जर 6-12 महीने कमाते हैं। 6 से आपके हो जाएगी ये 6वीं, यानी ये 6वीं, और 12 से हो जाएगी आपका 12वीं, यानी 6 से 12वीं। तो जैसे कहीं आ जाएगी गुर्जर प्रतिहार वंश कब से कब तक रहा, तो गुर्जर आप गुर्जर जैसे शब्द आ जाएगा तो आपके जहन में ये आ जाएगा कि गुर्जर 6-12 महीना कमाती है, यानी एक ही मात्र जाति है गुर्जर जो भी काम करती है उसको बिल्कुल तन्मयता से करती है, यानी 6-12 महीना कमाती है। अगर कमाई का काम करते हैं तो 6-12 महीना ही कमाते हैं। ठीक है, 6-12 महीना कमाते हैं। गुर्जर जाति का अभिलेखिक रूप में सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे हुआ? ये हुआ रवि कीर्ति जैन के ऐहोल अभिलेख से। रवि कीर्ति जैन के ऐहोल अभिलेख में, यानी इसके रचयिता है रवि कीर्ति जैन, ये ऐहोल अभिलेख, इसमें सबसे पहले गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है। ठीक, अब ये कैसे याद रहे? इसकी लॉजिक है, गुर्जर माहौल में रहा करते हैं, गुर्जर माहौल में रहा करते हैं। देख लेना, हमेशा इनमें एकजुटता होती है, बिल्कुल इनमें भेदभाव वाली स्थिति नहीं होती, और ये जो भी अपना पक्ष रखते हैं वो बिल्कुल माहौल में रखते हैं, तभी इनकी बातें मानी जाती है, इनका पक्ष सुना जाता है, और ये अंततः अपनी सफलता की ओर भी बढ़ते हैं। तो गुर्जर माहौल में रहा करते हैं, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका माहौल, ये जो माहौल है, माहौल से आपका हो जाएगा एहोल, एहोल अभिलेख। रहा करते से रवि कीर्ति, रहा करते रवि कीर्ति, रहा करते रवि कीर्ति। तो 1-2 बार करोगे तो आपके जहन में आ जाएगा, गुर्जर से आपको पता है गुर्जर जाति की बात हो रही है, यानी गुर्जर जाति माहौल में रहा करती है, या गुर्जर जाति या गुर्जर माहौल में रहा करते हैं। अब है सीसाना अभिलेख। सीसाना अभिलेख अजमेर में है, वो अग्निकुंड सिद्धांत से संबंधित है, और अग्निकुंड सिद्धांत में यह है कि इसके जो पृथ्वीराज रासो है उसकी जो रचयिता है चंद्रबरदाई, उन्होंने प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कहां से बताई? अग्निकुंड से बताई। अग्निकुंड से पहले प्रतिहार,
फिर उसके बाद में परमार, फिर चालुक्य, फिर चौहान जातियों की उत्पत्ति हुई, ऐसा पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। और उसमें जो प्रतिहार है वो सबसे प्रसिद्ध हुई, यानी अग्निकुंड से पहले प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य और फिर चौहान जातियों की उत्पत्ति हुई। और उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी रही? प्रतिहार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही। तो कैसे याद करें? लॉजिक है इसका, अग्नि पे पैर चलना चाहिए, अग्नि पे पैर चलना चाहिए। अगर कोई जादू दिखा रहा है या और कुछ विशिष्ट बात है या विशिष्ट अपने प्रयास करते हैं तो अपन यही कहते हैं कि हाँ अगर अग्नि से संबंधित है तो अग्नि पे पैर चलना चाहिए। नहीं, हम मानेंगे ही नहीं कि आप आग पे भी चल लेते हो, वैसे मान लो उसको छुए ही नहीं वैसे चले तो अपन कैसे मानेंगे? यानी अग्नि पे पैर चलना चाहिए। तो अग्नि से तो आपका हो जाएगा अग्निकुंड, पे से आपका हो जाएगा प्रतिहार, पैर से आपका हो जाएगा परमार, चलना से आपका हो जाएगा चालुक्य और चाहिए से आपका हो जाएगा चौहान। यानी अग्नि पे पैर चलना चाहिए, ये ट्रिक्स है। अब ये इसलिए है, वैसे आपको पता भी है, लेकिन ये आप कंफ्यूज नहीं रहे कि पहले प्रतिहार आए या परमार आए या चालुक्य आए चौहान आए, यानी उनकी उत्पत्ति का क्रम क्या है, उस क्रम को यथा स्थित या उनको क्रम वाइज याद रखने के लिए अपन ने ये लॉजिक या ट्रिक्स काम में ली है। लॉजिक क्या है अपने? अग्नि पे पैर चलना चाहिए, अग्नि पे पैर चलना चाहिए, पैर पैर से बिल्कुल मेल खा रहा है परमार। अब बचा पे से आपका प्रतिहार हो जाएगा, यानी प्रतिहार सबसे पहले, पैर दूसरे नंबर पे, और चलना चाहिए, चलना से चालुक्य, चाहिए से आपका चौहान हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लोगे, भूलोगे नहीं। दूसरा है गठियाला अभिलेख, यानी ककुक का गठियाला अभिलेख। इसमें क्या है कि प्रतिहारों का मूल पुरुष किसको बताया गया है? हरिश्चंद्र को, जो मंडोर के शासक है हरिश्चंद्र, उसको प्रतिहारों का मूल पुरुष यानी वंश संस्थापक माना गया है। ये किसमें? गठियाला अभिलेख में। अब इसकी ट्रिक्स क्या है? इसकी मुख्य रूप से ट्रिक्स ये है कि गठिया कंकड़ हर मंडी में मिलेगा। गठियाला जहां कहीं भी आ जाएगा आपको गठियाला, तो गठिया कंकड़ आपको हर जगह मिलेगा। आप पत्थर लेने जाओगे या कोई भी चीज लेने जाओ, बाजार में जाओगे, मंडी में जाओगे, तो आपको गठिया चीज तो अवश्य मिलेगी। तो ये रटने वाली चीज नहीं है, बस ये आपको पता ही है कि भाई गठियाला शब्द जैसे आ जाएगा तो भाई गठिया कोई सी चीज हो, लेकिन अब यहाँ से कंकड़ से संबंधित है तो गठिया कंकड़ हर मंडी में मिलेगा। हालांकि आप ये भी याद कर सकते हो घंटी वाला कोकरा हर मंडी में मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा यही है, यानी गठिया कंकड़ हर मंडी में मिलेगा। तो गठिया से आपका गठियाला हो गया, कंकड़ से आपका ककुक हो गया, हर से हर मंडी में मिलेगा, हर से आपका प्रतिहार हो गया, और मंडी प्रतिहार भी ले सकते हो, और हर से आपका हरिश्चंद्र हो जाएगा, और मंडी से आपका मंडोर हो जाएगा। यानी गठिया कंकड़ हर मंडी में मिलेगा, गठिया कंकड़ हर मंडी मिलेगा। कंकड़ से आप तुरंत लगा दो कि भाई कंकड़ से तो ककुक हो जाएगा, हर मंडी हर फॉर हरिश्चंद्र हो जाएगा, मंडी पर मंडोर हो जाएगा, मंडोर का शासक है। और आप जैसे ये इतनी चीजें आपके सामने आ जाएगी तो आप समझ ही जाओगे कि ये तो वंशज यानी वंश का संस्थापक है। ठीक, और इसमें ये लिखा है कि भाई ये मूल पुरुष है, यानी वंश संस्थापक है। ये अपने विश्लेषण कर ही लिए। ग्वालियर अभिलेख, जो मेयर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, उसमें इनको लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। मेयर भोज का ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को किसका वंशज माना है? लक्ष्मण का वंशज माना है। कैसे याद रहे? अब देखो, मुख्य रूप से वैसे सभी जातियां अपने हिसाब से गीत, नृत्य, गाने वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन मोटे तौर पे देखे जाए तो मीणा जनजाति है, उनके गीत ज्यादा प्रचलित है ना, मीणा सॉन्ग। वैसे गुर्जरों के भी गाने चलते हैं, गुर्जर सॉन्ग, है ना। तो गुर्जर बड़े लय में गाते हैं, है ना, गुर्जर जाति के लोग बड़े लय में गाते हैं, यानी गुर्जर गलियारों में हर भजन लहजे से गाते हैं। जैसे मीणाओं की एक टैर होती है, वैसे इनकी भी एक टैर होती है, एक ताल और लयबद्ध तरीके से ये अपना जो गीत भजन गाना जो भी है वो बड़े उससे करते हैं। तो गुर्जर गलियारों में हर भजन लहजे से गाते हैं। गुर्जर गलियारों में, तो गुर्जर से आपको गुर्जर हो जाएगा, गलियारों से आपका ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा। में हर मेयर भोज होगा, में हर भजन,
में हर भजन, में हर, मेहर सु मीहर, भजन सु भोज हो जाएगा आपका। तो देखो गुजर से तो आपको गुजर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलियारों से आपका ग्वालियर हो गया, ठीक। मेहर, मेहर से आपका मेयर हो गया, भजन से आपका भोज हो गया, लहजे से आपका लक्ष्मण हो गया, ठीक। यानी गुजर गलियारों में हर भजन लहजे से गाते हैं। अब ये सब चीजें ऑप्शन आएंगे आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो ग्वालियर भी है, वो मेयर भोज का है। और जैसे अपन इस टॉपिक को आगे देखेंगे शासक वाइज, भाई मेयर भोज का शासनकाल क्या था, नागभट्ट प्रथम का क्या था, द्वितीय का क्या था, ये वो जब वो शासन काल अपन पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। लेकिन फिलहाल फिर भी ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस ट्रिक्स के आधार पे आपको आराम से पता चल जाएगा। गलियारों में हर भजन, जैसे आपको ग्वालियर आ जाएगा तो गलियों में आ जाएगा या गलियारों में आ जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से और शिलालेख है जिसमें इनको गुजर कहा गया है, प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। अब देखो, नीलकुंड, नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडाह शिलालेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुजर कहा गया है। गुजर कौन कौन से शिलालेखों में कहा है, नीलकुंड, नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडाह शिलालेखों में गुजर प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। अब क्या ट्रिक्स है, क्या लॉजिक है, कैसे याद रहे वो अब देखते हैं। देखो, एक तो ट्रिक्स अपने पास है, साली गुजरी राधा ना देवे, साली गुजरी राधा ना देवे कुंड कढ़ाई। तो अगर कोई चीज मांगते हैं वो नहीं देते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा में बोल ही देते हैं, साली गुजरी राधा ना देवे कुंड कढ़ाई। अगर ये लगे तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ी ज्यादा बेटर रहेगी। कौन सी, नीचे वाली। देखो ये वाली ट्रिक्स थोड़ी ठीक रहेगी। शिलालेख राधन देव गुजर ने कुण पढ़ाई, इसको तो पढ़ना ही नहीं आता ना, इसको किसने पढ़ा दी, शिलालेख। शिलालेख पढ़ना एक छोटी मोटी बात नहीं है। शिलालेख राधन देव गुजर ने कुण पढ़ाई, शिलालेख राधन देव गुजर ने कुण पढ़ाई। शिलालेख से तो आपका ये शिलालेख हो जाएगा, ठीक। राधन, राधन से आपका हो जाएगा ये राधनपुर, देव से आपका हो जाएगा ये देवली, गुजर से, अब गुजर से आपका ये गुजर हो जाएगा। कुण, कुण पढ़ाई, कुण से आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाई से आपका हो जाएगा कढ़ाई, पढ़ाई से आपका हो जाएगा कढ़ाई, और कुण से आपका हो जाएगा नीलकुंड, नीलकुंड, ठीक। तो शिलालेख राधन देव गुजर ने कुण पढ़ाई, शिलालेख राधन देव गुजर ने कुण पढ़ाई, या ट्रिक्स हो जाएगी। अरबी यात्रियों, अरबी यात्रियों ने प्रतिहारों को क्या कहा, जो अरब से यात्री आए थे उन्होंने प्रतिहारों को जुर्ज कहा। अब इसका लॉजिक क्या है, अबे यात्रा पे गए जीजू, अभी अबे यात्री, अबे यात्री से तुरंत याद आ जाएगा अबे यात्री, यानी अबे यात्रा में, या अबे यात्रा पे गए जीजू, अबे यात्रा पे गए जीजू, अबे यात्रा पे गए जीजू। तो अबे यात्रा से अरबी यात्री, पे से आपका प्रतिहार हो जाएगा, है ना, और जीजू से आपका जुर्ज हो जाएगा, ठीक। दो और देखो, अल मसूदी, अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा, अल गुज्जर कहा, और अल मसूदी ने प्रतिहार राजाओं को, यानी प्रतिहार राजाओं को क्या कह करके पुकारा, बोरा। अब ट्रिक्स क्या लॉजिक है इसका, अल्लाह मसल दे आलू गाजर का बोरा, यानी जब अल्लाह है तो भगवान है, भगवान के बराबर है तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो आलू गाजर का बोरा है उसको तुरंत मसल दो, ये अपन कह रहे हैं, अल्लाह मसल दे आलू गाजर का बोरा, अल्लाह, अल्लाह मसल दे आलू गाजर का बोरा। अल्लाह मसल दे से आपका हो जाएगा अल मसूदी, आलू गाजर, आलू गाजर से हो जाएगा अल गुजर, ठीक। और बोरा से आपका हो जाएगा बोरा, राजाओं को इसने क्या कहा था, बोरा कहा था, ठीक। चीनी यात्री हेवनसांग ने अपने ग्रंथ, जो चीनी यात्री हेनसांग आया था, हेवनसांग ने एक ग्रंथ लिखा था सीयूकी, उसमें गुजर राज्य को तो क्या कहा था और उसकी राजधानी को क्या कहा था। तो उन्होंने गुजर राज्य को तो उन्होंने कुचेलो, कुचेलो कहा था, और उसकी राजधानी जो भीनमाल थी उसको उन्होंने पीलो मोलो कहा था। क्या ट्रिक्स है इसकी, क्या लॉजिक है,
गुर्जर संग कुचलनी मोल ले, यानी गुर्जर के संग कुचलनी मोल लेना, उनसे उद्यम करना, उनसे ठीचे करना, ये सब चीजें है ना, एक तरह से दुश्मनी मोल लेना है। ठीक, यानी गुर्जर संग कुचलनी मोल ले, गुर्जर संग कुचलनी मोल ले। अब आगे देखो, जो ट्रिक से याद होती है उसको ट्रिक से याद करेंगे, जो वास्तव में ऐसे याद हो जाएगी उनको ट्रिक्स लॉजिक से याद करने की जरूरत नहीं है, और उनको नहीं भी करना चाहिए, तो उस हिसाब से अपने याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट वैसे याद है फिर उसको भी वैसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उलझन वाली स्थिति बनती है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, गुर्जर, आगे है, भारत में गुर्जर प्रतिहार का मुख्य शासन उत्तर पश्चिम भारत में है। अगर भारत की दृष्टि से देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहारों का जो मुख्य शासन रहा है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहा है। अगर राजस्थान के सदृश देखेंगे या राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार का जो मुख्य शासन है वो दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में। ठीक, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में और भारत के उत्तर पश्चिम में इनका गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। ठीक, ट्रिक्स क्या है, गुर्जर उपद्रव, आपको पता ही है, जैसे ही गुर्जर शब्द आता है तो आपको पता ही है कि उपद्रव भी कर बैठते हैं। उपद्रव, उ फॉर उत्तर, पै फॉर पश्चिम, दर फॉर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हुई, और इसका जो प्रमाण है वो जोधपुर के शिलालेख है। जोधपुर शिलालेख ये प्रमाणित करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत है वो 6वीं शताब्दी में तो हुई थी, लेकिन उसके सेकंड चरण में हुई थी। अब आपके एग्जाम में आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत, अब ऑप्शन में आ जाएगा 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी के प्रथम चरण में, सेकंड चरण में, ओनली 6वीं शताब्दी, इस प्रकार से आ जाए तो आपको द्वितीय चरण लेना है। ठीक, अब इसके और जो इतिहासकार है उनकी क्या मत है इस जाति, इस वंश के संबंध में, तो देखो कनिंगम महोदय, उन्होंने कहा कि जो प्रतिहार है वो शको और यूचियों की संतान थी। उनके अनुसार, कनिंगम महोदय के अनुसार प्रतिहार है वो शको और यूचियों की संतान थी, और ये उसका अनुमान था, मूलतः उसका ये अनुमान था, और लास्ट में ये गलत साबित हुआ, यानी ये गलत है, उनका ये अनुमान था वो गलत था। ठीक, कनिंगम महोदय ने प्रतिहार को शको और यूचियों की संतान मानी, और ये उनका अनुमान था जो कि गलत है। अब इसकी क्या ट्रिक्स है, देखो इसकी ट्रिक्स है, कानों में यूं चिल्लाया तो मुझे शक हुआ, पर यह मेरा अनुमान ही था। क्या था कि उसने कुछ गलत कहा होगा। अगर कोई किसी के कान में जाकर के कुछ कहेंगे और वो अपनी तरफ देख करके फिर वो उसके कान में कुछ चिल्लाएगा या कुछ कहेगा, तो अपने को ये जरूर शक हो जाएगा, कि शक होगा, पक्का ही शक होगा कि इन्होंने कुछ गलत कहा है। ठीक, तभी कान में कह रहा है, तो कानों में यूं चिल्लाया तो मुझे शक हुआ, ये मेरा अनुमान था, और मेरा अनुमान ये था कि उसने कुछ गलत कहा होगा। ठीक है, चाहे उन्होंने सही कहा होगा लेकिन ऐसा अनुमान हो जाता है तुरंत। तो देखो कानों से तो आपका हो जाएगा कनिंगम। ठीक, कहीं भी आपको ये अगर आ जाएगा कि भाई प्रतिहारों को शक है यूचियों की संतान किसने माना, या फिर कनिंगम महोदय के अनुसार प्रतिहारों को किस रूप में देखा जाता है, वो क्या मानते हैं, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसमें इस प्रकार से अगर ये आपको ट्रिक्स याद रहेगी तो आपको आराम से हो जाएगा, और ट्रिक्स याद करने की कोई रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद हो जाएगी, बस एक दो बार देखना पड़ेगा आपको। कानों में यूं चिल्लाया, अब आपको ही पता है कि कोई कानों में जाकर के चिल्लाएगा तो शक तो होगा ना, और ये शक होना कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत कहा होगा, तो ये मेरा अनुमान ही तो है, अभी पता नहीं है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, लेकिन तुरंत ये शक हो जाता है, और उस शक के आधार पे जो कि मेरा अनुमान था उसके आधार पर अपने ये कर लेते कि इन्होंने मेरे बारे में कुछ कुछ गलत कहा होगा। ठीक, तो कानों में, यानी कानों में यूं चिल्लाया तो मुझे शक हुआ, पर ये मेरा अनुमान ही था उसने कुछ गलत कहा होगा, तो कानों से तो आपका कनिंगम महोदय आ गया। यूं चिल्लाया से आपका हो गया यूचियो, यूचियो की संतान। ठीक, शक से आपका शको हो जाएगा। ठीक, शको, मेरा अनुमान, मेरा अनुमान से क्या हो जाएगा, मूलतः अनुमान था जो कि गलत था,
यानी कुछ गलत कहा होगा। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं कनेडी सर। अब ये जो कनेडी महोदय है, कनेडी सर है, उन्होंने प्रत्यारों को ईरानी मूल का बताया कि ये तो ईरानी मूल के हैं, क्योंकि वो ईरानी मूल और यहाँ पे जो प्रत्यार थे वो सूर्यवंशी थे, सूर्य के उपासक थे, और ईरान वाले भी सूर्य के उपासक, तो उन्होंने उनसे तुलना करके बताया कि ये तो ईरानी मूल के हैं। ठीक, अब इसकी ट्रिक्स क्या है? कमेडी रानी, कनेडी कमेडी, कमेडी रानी। ठीक, कमेडी रानी, और कमेडी से तो आपका हो जाएगा कनेडी, और रानी से आपका हो जाएगा ईरान। कमेडी रानी, जैसे कनेडी आ जाएगा तो कनेडी रानी, कमेडी रानी आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं? गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं? एक तो है सजन ताम्रपत्र, एक है बड़ौदा ताम्रपत्र, एक है सिरूट शिलालेख, एक खजुराहो का शिलालेख, एक गोरवा अभिलेख, एक राजौरगढ़ अभिलेख और एक मान्य ताम्रपत्र आदि। ये मुख्य रूप से हैं जो इनको गुर्जर जाति सिद्ध करते हैं। कौन कौन से? संजन ताम्रपत्र, बड़ौदा ताम्रपत्र, सिरूट शिलालेख, गजुरा शिलालेख, खजुरा शिलालेख, और एक है गोरवा अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख और एक है माने ताम्रपत्र। ये है जो ये अभिलेख है, ये उनको क्या सिद्ध करते हैं कि ये तो गुर्जर जाति के हैं। दूसरा देखो गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर सिद्ध करने वाले साहित्यिक प्रमाण कौन कौन से हैं? तो यह उद्यंतन सूरी का है कोल्यामालम यानी कोल्या माला, और एक जिनसेन सूरी का है हरिवंश पुराण, हेवनसांग का है सुयुकी, और कल्याण का है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये मुख्य रूप से साहित्यिक प्रमाण है जो गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर सिद्ध होने को प्रमाणित करते हैं। अब ये तो रहे साहित्य वाले और अभिलेख वाले। अब आगे और देखते हैं भंडारकर। जो भंडारकर इतिहासकार है, उन्होंने गुर्जरों को जाति विशेष के रूप में स्वीकार किया। अब गुर्जरों को कोई तो देश से इसका अभिप्राय देश से लगाते हैं और कोई लगाते हैं इनके जाति से। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। अब भंडारकर है, अगर इसके बारे में आ जाए तो जैसे भंडारकर शब्द है उसमें भांड लिखा हुआ है, तो इसका लॉजिक ये है कि भांड एक जाति है, तो समझ लेना कि भंडारकर ने गुर्जर को जाति विशेष माना है। भंडारकर ने गुर्जरों को क्या माना है? जाति विशेष माना है। तो कहीं भी आपके अगर आ जाए कि भाई जाति विशेष किसके द्वारा माना गया है गुर्जरों को, तो भंडारकर, है ना। भंडारकर से भांड हो गया, और भांड एक जाति है, और तो ये भी एक इसको जाति विशेष माना है। ठीक, यानी गुर्जर से अभिप्राय जाति से न होकर देश से मानने वाले। अब जाति से तो मुख्य रूप से भंडारकर ने माना है कि गुर्जर एक जाति है, विशेष रूप से एक जाति मानी भंडारकर ने, लेकिन गुर्जर से अभिप्राय जाति से न मान करके, गुर्जर से अभिप्राय जाति से न हो करके देश से मानने वाले कौन कौन से हैं? एक तो हेवनसांग है, डॉक्टर ओझा है, और स्कंद पुराण के द्रविड़ है, पंच द्रविड़। इसमें मुख्य रूप से इसको देश से अभिप्राय, इसके जो संबंध है वो देश से मानते हैं, न कि जाति से। तो इस प्रकार से ये जो अपना टॉपिक है जिसमें इनके बारे में जानकारी वो अपन ने देख ली। अब इसके आगे कौन कौन से शासक ने कब कब किया, इसके मूल संस्थापक ने कौन से शासन किया, वो सब चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार से इसको 2-3 वीडियो में समाप्त करेंगे। अच्छे ट्रिक्स लॉजिक और अन्य टेक्निक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से याद करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।